हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये दोस्तों टॉप 50 प्रश्न जो है आपके भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और संविधान, इन 6 विषयों को मिलाकर के इसमें हमने टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों। और ये टॉप 50 प्रश्न जो है परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, और बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। और इससे बाहर दोस्तों पेपर नहीं आएगा, 100% यहीं से पेपर छपने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस वीडियो को लाइव देखें और शेयर जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, मातृ देवी की पूजा यानी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, ये आपको बताना है। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि किस सभ्यता से संबंधित थी। क्या आर्य सभ्यता से संबंधित थी, भूमध्य सागरीय सभ्यता से संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, या फिर आपका उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित थी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सब जानते हैं मातृ देवी की पूजा कौन करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सही है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान आ गया। तो राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर है। और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन जो मंदिर है किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया। जैन धर्म का है तो जैनियों द्वारा ही निर्मित किया गया होगा। तो बौद्ध द्वारा, बौद्ध गीतों द्वारा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, हिंदुओं द्वारा नहीं, सिखों द्वारा नहीं, क्या होगा, जैनियों द्वारा क्या है इसका निर्माण किया गया दोस्तों। राजस्थान के एकमात्र, आपका एकमात्र नहीं है तो कईयों हैं, लेकिन कुछ जो है जो इंपॉर्टेंट है वहां के राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि एक आपका होता है केवला देव, केवला देव है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है आपका रणथंभौर, रणथंभौर जो है ये भी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गीत गोविंद किसकी कीर्ति है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गीत गोविंद जो है किसकी कीर्ति है। कमेंट करके मुझे बताइए क्या राजा राव की है, कालिदास की है, कल्लड़ की है या जयदेव की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जो गीत गोविंद है ये किसकी है, जयदेव की कीर्ति है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, शिवाजी, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। बताइएगा कमेंट करके कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये कब हुआ था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। शिवाजी का जन्म आपका हुआ था 20 अप्रैल 1627 में क्या शिवाजी का जन्म हुआ था। और इनकी 53 वर्ष की उम्र में ही क्या मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये कब हुई थी इनकी मृत्यु, 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात हो रही है यहाँ राज्याभिषेक की, तो कब हुआ था राज्याभिषेक, 1674 में क्या इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला है, देखिएगा अकाल तख्त। अकाल तख्त का मतलब क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। क्या होता है, ईश्वर का सिंहासन होता है। का निर्माण करता इनमें से सिख गुरु थे, बताइए सिख गुरु थे। और वो आपको बताने कौन थे, क्या गुरु नानक थे, गुरु हरगोविंद थे, गुरु तेग बहादुर थे, या गुरु रामदास थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद थे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, भारत के समुद्रीय मार्ग की खोज किसने की। भारत के समुद्रीय मार्ग की खोज किसने की, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यानी समुद्र के रास्ते भारत की खोज की, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन या हेनरी द नेविगेटर। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज तो की, बट किधर से की ये भी आपको
बताना है दोस्तों पूर्वी घाट से की थी या आपके पश्चिमी घाट से की थी। तो आपको मैं बता दूं ये कहां से की थी, पूर्व, ये आपकी पश्चिमी घाट से की थी। कहां से की थी दोस्तों, पश्चिमी घाट से की थी दोस्तों, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट किस जगह, ये भी आपको बताना है, कहाँ पश्चिमी घाट, बताओ कमेंट करके मुझे बताओ कहाँ पश्चिमी घाट। कालीकट नाम का एक बंदरगाह है, क्या, कालीकट नाम का बंदरगाह, और वहां से क्या है इसकी खोज की थी दोस्तों। और कब की थी, 1600, बताओ बताओ कमेंट करके बताओ 1600 या 1400, बताओ। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मई, 20 मई 1498 में क्या है इसकी खोज की थी। अब खोज की थी तो कि कौन से रास्ते से की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, कालीकट बंदरगाह से की थी, किस घाट से की थी, पश्चिमी घाट से की थी। और किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए, किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। कोलंबस की बात करते हैं, इसने अमेरिका की खोज की थी, इसने अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, लेकिन भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। तो इसके बारे में इतना जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई, बताइए। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब खोली गई, तो आपको पता होना चाहिए 1611 में ये वाली कंपनी खोली गई थी दोस्तों। और हाँ ये कहाँ खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी, कहाँ, सूरत में खोली गई थी दोस्तों, ठीक है, सूरत में खोली गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा आपका। आप बोलोगे सूरत ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी जो है आपका सूरत में दिया हुआ है, मुंबई होगा नहीं, मुंबई आपका होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपको बताना है बेगम हजरत महल, जो आपका बेगम हजरत महल है 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही है, बताइए। क्या लखनऊ से रही है, कानपुर से रही है, बनारस से रही है, इलाहाबाद से रही है। इलाहाबाद को ही ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान, निवास जो आपका स्थान है ये किसको कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं, प्रयागराज यानी इलाहाबाद को कहते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। और लखनऊ ही क्या है आपकी यूपी की राजधानी है, इसे ही हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, नवाबों का शहर भी हम लखनऊ को कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, आपसे इसमें क्या बोला है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा है, इसमें से यानी इससे जुड़ा स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन लिखे गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या चंपारण जुड़ा है, चोरी चौरा घटना जुड़ी है, बारदौली या साबरमती घटना जुड़ी है, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या जुड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण जुड़ा हुआ है, यानी आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जो आपका समाचार पत्र का नाम केसरी है, इसका संपादन किसने किया था, जीके घोषले ने किया था, बीजी तिलक ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा राम मोहन ने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था ये, 1881 में इसका संपादन किया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला है दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी, ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए कि दांडी की जो यात्रा है वो महात्मा जी ने कहां से शुरू की थी। और जो दांडी की यात्रा है ये जो है आपकी
कब से कब तक चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी 12 मार्च से 12 मार्च 1930 से कब तक चली थी, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चली थी। और ये कब चली थी, कहां से चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी कहां के थे, अहमदाबाद के थे, तो ये अहमदाबाद से चली थी। अब अहमदाबाद से तो चली थी, आप लिख दोगे अहमदाबाद। अब लेकिन अहमदाबाद में कौन सी जगह से चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या दांडी से चली थी, पोरबंदर से चली थी, अहमदाबाद से चली थी, या साबरमती आश्रम से चली थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आपका राइट आंसर क्या है। लेकिन अहमदाबाद में भी एक जगह क्या है, साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम से क्या है, ये शुरू की गई थी। आपका राइट आंसर ये आपका ये भी होता है अहमदाबाद, अगर साबरमती नहीं होता तो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बताइए, आकार में पृथ्वी के समान है, क्या बुध है, मंगल है, शुक्र है, या बृहस्पति है? बताइएगा। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। शाम और सुबह और शाम का तारा भी इसे ही कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी के आकार के समान कौन सा है, शुक्र ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और, शुक्र को ही चमकीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकीला तारा। आपसे पूछा जाएगा कि चमकीला तारा नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है या किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि आपको कैसे, शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। क्या, गर्म ग्रह भी कहते हैं। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या बोला, टुंड्रा है। बताइए टुंड्रा क्या है, ये आपको बताना है। अब टुंड्रा जो है ये कैसा नाम है, ये एक रसियन नाम है। कैसा नाम है दोस्तों, ये आपका एक रसियन नाम है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रूस में इसका, रूस के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ही क्या होता है, समतल दलदली मैदान। इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समतल दलदली मैदान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, समतल दलदली मैदान होता है। यह सदा बर्फ से क्या है, ढका रहता है, सदा बर्फ से ढका रहता है। और आपको एक बात और इसके बारे में पता होना चाहिए, गर्मी के मौसम में यहाँ क्या है, लाइकेन उगते हैं। गर्मी के मौसम में क्या है, यहाँ ज्यादातर लाइकेन उगते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन ज्यादातर कहाँ उगते हैं, ये आपके कब उगते हैं, बताइए कमेंट करके मुझे बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया है गर्मी के मौसम में उगते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, ठंडे नाम से प्रसिद्ध है। तो शीत माने क्या होता है, ठंडा होता है। तो आप तुरंत पता लगा लोगे, शीत मरुस्थल। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत पाई जाती है। चलिए, ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, जो क्या करती है, यूवीसी से क्या है, हमारी रक्षा करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा दोस्तों। क्षोभ मंडल में ही क्या है, मौसम संबंधी घटना जो भी होगी, मौसम संबंधी घटना जैसे बारिश है, ये सारी क्या है, बिजली गिरना, ये सब क्या होता है, इसी में होता है, क्षोभ मंडल में। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंधी वर्षा बादल ये सब इसी में ही आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, इसमें क्या बोला, भारत का सबसे ऊंचा पठार। बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, क्या दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, लद्दाख का पठार है, या बघेल खंड का पठार है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ऊंचा पठार किसका है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कहाँ स्थित है, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है दोस्तों,
ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 10,000 कितनी ऊंचाई है इसकी, ये आप बताइएगा कितने 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए क्या कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है या गोदावरी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका गोदावरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये कहां से निकलती है। ये आपकी नासिक से निकलती है। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, नासिक से निकलती है और निकलकर कहां जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। इसमें आपसे बोला पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिमी घाट के कौन कौन से राज्य हैं ये आप बताइए। गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, एक और है कर्नाटक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर भारत को किस नाम से जाना जाता है, बताइए बताइए। उत्तर भारत के नाम से क्या जाना है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकण तट या उत्तरीय शिखरवार सिरकार तट, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोकण तट हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है आपकी 720 किलोमीटर है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कोकण तट कहते हैं पश्चिमी घाट को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता भी आपकी पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, यह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइए। प्रोग्राम कोड कहते हैं, ह्यूमन कोड कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं या सिस्टम कोड कहते हैं, बताइएगा। जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन कोड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताइए कौन उत्तरदायी नहीं है। सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के प्रयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सहकारी कृषि हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। नोआवा शेका, मारमागोआ, तूतीकोरिन या कोची, आपको पता होना चाहिए ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन सी है तूतीकोरिन, ये क्या है, पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है आपका, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ये क्या है, आपका पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे क्या बोला, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। अब दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है तो इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। बताइए क्या कारण है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। सामूहिक उपभोग का अर्थ है, बताइए सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है। क्या घरेलू खपत है, व्यक्तिगत खपत है, स्वयं खपत है या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। कविता नहीं होगी, खपत होगी। क्या होगी, खपत। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगी, सामूहिक मतलब घरेलू खपत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपकी राष्ट्र की आय है इसको आप दूसरे किस नाम से और जान सकते हो, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि आप किसके नाम से जान सकते हो राष्ट्रीय आय को दूसरे किसी नाम से। तो बताइएगा कमेंट करके
कमेंट करके मुझे बताइएगा। जीएनपी साधन लागत, जीएनपी बाजार कीमत पर, जीएनपी साधन लागत पर, जीएनपी एनएनपी साधन लागत पर और एनएनपी बाजार कीमत पर। बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों। देखो, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेट नेशनल जो आपका प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, साधन लागत को ही क्या बोलते हैं, दूसरे रूप में जानते हैं राष्ट्रीय आय को दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत लिखित में से क्या है, बताइए। बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है, आयकर है या कंपनी कर है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, बिक्री कर है, यानी जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। प्रश्न नंबर 25, इसमें आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, बताइए। वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। वैकल्पिक मुद्रा, करेंसी नोट, सिक्के, बॉन्ड। वैकल्पिक मुद्रा का क्या उदाहरण होता है, चेक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26। अब प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है, ये आप देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम है, बताइए। 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी, 5वीं या 7वीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बताइएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या बोला गया है, बताइएगा। संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, ये आपको बताना है। तो पूर्णतः बनकर कब तैयार हुआ था, लागू कब हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो पूर्णतः बनके कब वो तैयार हुआ था, और बनने से पहले भी इसका गठन हुआ होगा। तो गठन कब हुआ था इसका, ये आप उसका हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्या हुआ था दोस्तों, 1947 को इसका गठन हुआ था। ये किसकी डेट है दोस्तों, गठन की, किसकी है कि इसका गठन हुआ था। बट पूर्णतः बनकर कब तैयार हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हो गया था, पूरा बन गया था, बट अभी लागू नहीं हुआ था। बट इसमें पूछा है पूर्णतः बनकर कब तैयार हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बट यहां आपसे पूछता है कि लागू कब हुआ था, तो लागू कब हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था दोस्तों, ये लागू हो गया था पूरे भारत वर्ष में दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्य की विधायिकाएं। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर मुझे बताइए क्या होगा, बताइए। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी समस्त शक्ति का स्रोत क्या है, जनता में ही निहित है। किसमें, जनता में ही निहित है। तो भारत की जनता इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, प्रजा के हिसाब से चलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, बताइए। संघ सूची, राज्य, संवर्ती या अवशिष्ट विषय, बताइए। शिक्षा जो है किस सूची में आती है, और बताइए। तो आपको पता होना चाहिए अनुसूची जो आपकी 7 है, 7 में क्या है, संवर्ती सूची में वर्णित है। अनुसूची आपकी 7 में संघ सूची में संवर्धित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, कि इसमें कौन कौन आते हैं संवर्ती सूची में, बताइए। संवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए, बताइए। जैसे कि आपका आय है, आय आपका किस में आता है, संवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या के मामले ये आपके किस में आते हैं, ये भी आपके इसमें आते हैं। ऐसे और भी मामले हैं जो आपके संवर्ती सूची में आते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? बताइए, विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। बताइए कब हो सकते हैं प्रतिबंधित, ध्यान से पढ़िएगा। बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और बनकर पूर्णतः कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या है, लागू हुआ था। बट आपसे पूछा क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 33 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जवानों के लिए बने गए हैं, इसी में क्या है, मौलिक अधिकार हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोला है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हरित क्रांति की सफलता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो ये जो है ये विश्व की बात हो रही है दोस्तों, जबकि हम बात करें भारत की तो एम एस स्वामीनाथन है, जबकि बात करें विश्व की तो कौन है, वो नॉर्मन बोरलॉन्ग है। यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। बताइए कैसे उपलब्ध होता है, बताइए उदयपुर से होता है, मकराना में होता है, या आगरा में होता है, या जबलपुर में होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकराना में होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा इसमें क्या बोला, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है? तो बात करते हैं यहाँ दोस्तों काजीरंगा की, ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है, और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, दुधवा की बात करें तो दुधवा आपका कहाँ है, यूपी में है। वही बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात में ही क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। तो अब आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं, गेंडा दिवस कब मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया है? बताइए किसे स्थापित किया गया है, निर्देशकों की अदालत को, नियंत्रण बोर्ड को, राजस्व बोर्ड को, या स्थायी परिषद को? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है, बताइएगा। और ये कब आया था ये भी आपको बताना है, ये आपका आया था 1784 में आया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, भारत की पहली सन 1853 में एक रेलगाड़ी चलाई गई थी, और वो कहां से चली थी ये आपको बताना है। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि 1853 में चली थी, लेकिन कहां से चली थी, मुंबई से कहां तक चली थी, ठाणे तक चली थी, ठाणे तक चली थी। तो आपकी कहां से चली थी, प्रारंभ कहां से हुई थी, मुंबई से हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, गांधी जी के ऊपर है दोस्तों। इसमें आपसे बोला है गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? बताइएगा गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था ये भी आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। तो ये किया था आपका अस्पृश्यते, इसका मतलब ये होता है छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत। और ये कब हुआ था, आपका 1932 में हुआ था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्पृश्यते। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर थे? अब आपको पता होना चाहिए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लेकिन उस समय ब्रिगेडियर कौन थे, जनरल हैरिस थे, जनरल डायर थे, कर्नल वेस्ले थे, या आर्थर वेस्ले थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन थे, जनरल डायर थे दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरक्षरता का शिकार हुए थे? बताइएगा किसका आंदोलन कर रहे थे? ये विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन का। किसका? साइमन कमीशन का दोस्तों। और साइमन कमीशन जो था ये कब आया था ये भी आपको बताना है। बताइए कब आया था? ये आपका 1928 में कर रहे थे आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन थे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या बोलो? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला है? दीन इलाही जो आपका दीन इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइएगा दीन इलाही जो धर्म था ये किसने शुरू किया था? बताइए हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने? बताइएगा किसने किया था? बताइएगा ये नया धर्म किसने लागू किया था? ये अकबर ने किया था दोस्तों। और कब किया था दोस्तों? 1582 ईस्वी में किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए कमेंट करके। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये भारत के सामाजिक सुधारक थे, यानी समाज में जो भी बुराइयां थी उसको सुधार करने वाले थे। और ये कौन थे? राजा राम मोहन राय। यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। समाज सुधारक थे ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की? बताइएगा कमेंट करके कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना जो थी ये किसने की थी? बताइएगा कमेंट करके। कार्ल मार्क्स ने की थी, लेनिन ने की थी, जॉन रस्किन ने की थी, एडम स्मिथ ने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कार्ल मार्क्स ने की थी वर्ग रहित समाज की संकल्पना। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। बात करते हैं वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वित्त आयोग की जो स्थापना थी ये किसने की थी और ये किस अनुच्छेद से हुई थी ये भी आपको बताना है। बताइएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या योजनाओं द्वारा? बताइए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है दोस्तों। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में इसके बारे में कहा गया है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता? बताइएगा कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यपाल? बताइएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन नहीं करता? राज्यपाल नहीं करता। ये तीनों कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। अब आपको वो कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा होगा। बताइएगा कमेंट करके। राजकोषीय नीति का नहीं है तो वो कराधान भी राजकोषीय नीति में आता है, जनव्यय भी आता है, लोक ऋण भी आता है, लेकिन क्रेडिट जो राशनिंग होती है ये नहीं होता। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे क्या बोला है? स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं। स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? बताइएगा। हास्यमान होते हैं, आरोही क्रम होते हैं, क्रम वर्धमान होते हैं, समानुपातिक होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रम वर्धमान होते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला? राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? बृहत दृष्टिकोण को कौन दर्शाता है ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके कौन दर्शाता है? बृहत दृष्टिकोण को कौन दर्शाता है? बाटा शू कंपनी नहीं दर्शाएगी, ना ही आमों के निर्यात दर्शाएंगे, रेलवे ने। भारत की मुद्रा स्फूर्ति जो होती है ये दर्शाती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला है जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है ये आपको बताना है।
1 यूनिट बढ़ जाएगा तो कुल लागत में जो होने वाला योग होगा वो क्या कहलाएगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा। सीमांत लागत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सीमांत लागत कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, जीडीपी बराबर होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अनुदान के। तो ये होता क्या है, किसके ऊपर लगता है? उत्पादन के ऊपर लगता है, उत्पादन की एनएनपी के ऊपर लगता है, उत्पादन की जीडीपी के ऊपर लगता है, जीएनपी या व्यक्तिगत है। तो आप बोलोगे उत्पादन लागत पर जीडीपी पे ये लगता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे क्या बोला है, देखिएगा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा। श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब बताइए, सफेद। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये कितने भागों में होती हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। तो आप जानते होंगे क्या होता है, 7 हो जाएगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं, वैजनी हपी नाला। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।